नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक नई क्लास को लेकर के आया हूं जो इंग्लिश ग्रामर यानी कि अंग्रेजी के से संबंधित है, अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटे बड़े जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, मैं आज आपको ऐसी जानकारी प्रदान करूंगा। मैं आज आपको टेंस बताऊंगा। टेंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको प्रदान कराऊंगा। ये जो एक क्रम है, एक के बाद एक आने का, मैं आपको प्रत्येक पॉइंट समझाऊंगा। और चाहे ये वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको प्रदान कराऊंगा। प्रत्येक टेंस के बारे में बताऊंगा, सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, क्रिया जो उसमें प्रयोग की जाती है किस प्रकार से प्रयोग की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा वह सारी जानकारी प्राप्त करें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप कॉपी और कलम लेकर के नोट अवश्य करते रहें ताकि यह सारी जानकारी आपको हमेशा के लिए याद रहे। देखिए, टेंस क्या होता है? टेंस माने होता है काल या समय। टेंस माने काल या समय। टेंस माने क्या होता है? काल या समय। प्रत्येक पॉइंट को आप नोट करें तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, वैसे टेंस जो है वो मुख्य रूप से तीन होते हैं। टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। नंबर दो, पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल। और नंबर तीन, फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्य काल। देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। नंबर दो, पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल। और नंबर तीन, फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्य काल। तीनों टेंस आप नोट करना। और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल यानी कि तीनों टेंस हैं। तथा प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्रम बाय क्रम बताऊंगा, क्योंकि यदि एक बार मैं इनको समझाऊंगा जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूं वह इस तरीके से समझाऊंगा कि इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं प्रत्येक पॉइंट को समझाऊंगा, प्रत्येक सेंटेंस को समझाऊंगा। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं तथा उसमें जो क्रिया प्रयोग की जाती है वो कौन सी क्रिया प्रयोग की जाती है। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें। तो चलिए, हम आज का जो पहला पॉइंट है हमारा, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसको बताऊंगा, आप नोट करें। प्रेजेंट टेंस किसे बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस की परिभाषा क्या होती है? टेंस मुख्य रूप से कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टेंस होते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या था? PRESENT, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। देखिए, जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल वह होता है जो भी चल रहा है। वर्तमान काल क्या होता है? जो भी जो चल रहा है वह सब वर्तमान काल है। मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं वो क्या है? वर्तमान काल है। ये जो वर्तमान काल है, इसकी जो प्रेजेंट टेंस है, इसके मुख्य रूप से जो टेंस होते हैं उस प्रत्येक सेंटेंस के यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जितने भी टेंस होते हैं इनके चार भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहले वो चार भाग आप लिख लीजिए, यानी कि प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। वो चार भाग कौन से होते हैं? पहले आप ये देख लीजिए। नंबर एक, इंडेफिनिट। नंबर दो, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। नंबर तीन, परफेक्ट। और नंबर चार,
परफेक्ट, CONTINUOUS, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके जो 4 भाग होते हैं, यानी जो प्रत्येक सेंटेंस, प्रत्येक जो टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि तीनों टेंस जो होते हैं, उन तीनों टेंस के प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। कौन से होते हैं? एक इंडेफिनिट होता है, इसको हम अनिश्चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिश्चित। इसको क्या बोलते हैं? इसको अनिश्चित बोलते हैं। कंटिन्यूअस, इसको हम मुख्य रूप से पूर्ण या जारी रहना, क्या बोलते हैं? पूर्ण या जारी रहना, अपूर्ण या जारी रहना, और इसको बोलते हैं पूर्ण। परफेक्ट को क्या बोलते हैं? पूर्ण। और कंटिन्यूअस को बोलते हैं अपूर्ण या जारी रहना। परफेक्ट को बोलते हैं पूर्ण, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को बोलते हैं पूर्णापूर्ण। क्या बोलते हैं? पूर्णापूर्ण। यानी कि तीनों, आप ये चारों जो भाग हैं वो आप नोट करें और उनको समझने का प्रयत्न करें। यानी कि इंडेफिनिट जिसको अनिश्चित बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस जिसको अपूर्ण या जारी रहना, परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस कार्य पूर्णापूर्ण होता है। चारों की परिभाषा लिखाऊंगा आपको, और वो सारी जानकारी दूंगा जो प्रत्येक सेंटेंस से या टेंस से संबंधित है। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चारों भाग आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। देखिए, जिन साधारण वाक्यों के अंत में ता है, ती है तथा ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक जो टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके 4 भाग होते हैं। यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो ये परिभाषा है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इंडेफिनिट की परिभाषा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसकी जो हिंदी भी है, फिर उसकी हिंदी भी बदल जाएगी। फिर हम हिंदी क्या लिखेंगे इसकी? अनिश्चित वर्तमान काल। यानी कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता। अभी क्या है, अभी हाल ही में क्या हो जाए, कुछ किसी को पता नहीं होता। तो उसको, इसकी जो परिभाषा है, यानी जिन साधारण वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये बहुत ही सरल परिभाषा है। आप एक बार इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इसका जो बनाने का जो नियम है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस प्रकार से बनाया जाता है, ये देखिए। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाते समय, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय सबसे पहले क्या लगाते हैं? हम कर्ता लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कर्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। डूअर बोलते हैं, जो करने वाला होता है वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। जो भी किसी भी कार्य को प्रदर्शित करता है, जो किसी कार्य को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं? कर्ता लगाते हैं। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मुख्य क्रिया। देखिए, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बहुत से लोग पढ़ाते हैं ये, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे अच्छा ही पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं आपको इतनी अच्छी तरह से आप बता दूंगा, आप स्वयं यह समझ जाएंगे कि कौन कितना अच्छा किसी ने समझाया मुझे। कभी जीवन में आप भूल नहीं सकते। तरीका सबका अलग अलग होता है पढ़ाने का, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं, यह जीवन में कभी ना भूलने का तरीका है। प्रत्येक पॉइंट को आप एक बार अवश्य पढ़ें, और एक बार अगर रिवीजन भी कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वह होता है जो
प्रेजेंट में जो पाया जाता है, जो कोई भी कार्य जो प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे साधारण वाक्य में जैसे मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये सब क्या है, ये प्रेजेंट में होने वाला कार्य है, इसके लिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। अनिश्चित काल है, अनिश्चित है, कोई पता नहीं है कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे हाल में क्या करने लगूं, ये निश्चित नहीं है कि मैं पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ता ही रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, कर्ता लगाते हैं, जिसको मुख्य रूप से सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं, मुख्य क्रिया के बाद क्या लगाते हैं, कर्म लगाते हैं, कर्म। फिर कर्म के बाद अन्य शब्द लिखते हैं, क्या करते हैं, अन्य शब्द, अन्य शब्द लिखते हैं। देखिए मैं प्रत्येक पॉइंट को समझाऊंगा और आप समझने का भी प्रयत्न करें। सबसे पहले क्या लगाते हैं, कर्ता लगाते हैं, मुख्य क्रिया लगाते हैं, उसके बाद हम अन्य शब्द, कर्म लगा करके अन्य शब्द लिखते हैं। ये आपका पहला पॉइंट था, क्या था, ये आपका पहला पॉइंट था। आप ये देखिए दूसरा पॉइंट जो है, प्रत्येक पॉइंट आप नोट करना, जो दूसरा पॉइंट है उसको समझने का प्रयत्न करना। आपने इसमें लिखा कि सबसे पहले हम कर्ता लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर हम कर्म लगाते हैं। देखिए अब इस टेंस में एक वचन कर्ता, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, सी, इट, दैट या किसी का नाम। ये क्या होता है, ये हमारा एक वचन कर्ता होता है। ही, सी, इट, दैट या किसी का नाम आ जाए, वो सब एक वचन कर्ता में आते हैं। इस टेंस में एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता की मुख्य क्रिया में, या एक वचन कर्ता की मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। देखिए जब हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, तब हम सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर कर्म लगाते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। उसके बाद दूसरा नियम इसमें हमारा ये है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है और वह एक वचन करता है, यानी कि उसका जो प्यूअर है या उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो उसकी जो मुख्य क्रिया होगी उसमें हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। जैसे देखते हैं हम, जैसे ही PLA बाई या दे PLA बाई। देखिए ये हमारा एक वचन करता है, यानी कि ही, सी, या ऊपर लिखा है एक वचन करता है, ही, सी, इट, दैट या किसी का नाम भी हो सकता है। तो जो हमारी एक वचन करता है, जो उसकी जो मुख्य क्रिया उसमें हम क्या लगाएंगे, एस या यस। और बहुवचन कर्ता में हम एस या यस नहीं लगाते, क्योंकि बहुवचन कर्ता में एस या यस इसलिए नहीं लगाते कि जो क्रियाएं होती हैं हमारी, जो क्रियाएं होती है वो सब कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। क्यों, क्रिया कैसी होती है, प्लूरल, अर्थात बहुवचन होती है। कैसी होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं हमारी वो सब कैसी होती है, बहुवचन में होती हैं। इसलिए हम, जो हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है, हम इसमें ऐसे एस लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। या देखिए हमारा जो कर्ता एक वचन है और क्रिया हमारी बहुवचन है, तो हम एस या ईएस लगा करके उसे एक वचन कर्ता बनाते हैं। यानी कि जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे एक वचन बनाया जाता है। देखिए ये हम ऐसे ही ऐसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, कर्ता हमारा एक वचन है, तो हम उसमें ऐसे ही लगा करके हम उस क्रिया को भी एक वचन बनाते हैं। और दे ये हमारा बहुवचन है, तो इसके साथ में हमें ऐसे ही लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अब आप यहाँ भी ये दूसरा पॉइंट भी हम देख सकते हैं या उसको भी लिख सकते हैं कि जो हमारा बहुवचन कर्ता होता है, तीसरा पॉइंट लिखिए, जो बहुवचन जिसको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, क्योंकि सभी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं
उनमें एस या ईएस लगाकर उन्हें एक वचन या सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। देखिए यह आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा कि जो हम ऐसे एस लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब कर्ता हमारा एक वचन है तो उसमें ऐसे एस लगा करके हम उसे एक वचन क्रिया बनाते हैं, और अगर यदि हमारा कर्ता बहुवचन है तो हमें उसमें ऐसे एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए अब हम प्रश्न ये उठता है कि एस कहाँ लगाते हैं और एस कहाँ लगाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है कि यदि किसी क्रिया का अंतिम अक्षर वोवेल क्या हो, वोवेल अर्थात स्वर, अंतिम अक्षर स्वर हो तो उसमें यस लगाते हैं। और इसके अलावा भी यानी कि हमारे जो स्वर होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, इसके अलावा भी एक्स आ जाता है, एच आ जाता है। ये जो मुख्य रूप से ये शब्द भी आ जाते हैं तो उसके बाद भी हम यस लगाते हैं। जैसे अभी अन्यथा हम केवल यदि वोवेल ना हो, कॉन्सोनेंट हो तो एस ही लगाते हैं। जैसे यहां पर आ गया गो, क्या आ गया गो। देखिए अब इसमें जो ओ है वो हमारा वोवेल है तो हमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर ईएस लगाएंगे। एक वचन कर्ता हम लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, एक वचन कर्ता में। और उसके बाद में यदि यहाँ पर रीड आ गया, रीड, तो हमें इसमें क्या लगाएंगे, इसमें सिर्फ एस ही लगाएंगे क्योंकि ये डी जो है वो कॉन्सोनेंट है और जो ओ है वो हमारा वोवेल है। इसके अलावा TEACH, देखिए टीच आ गया, इसके पीछे भी एस है, एच है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें भी ईएस लगाएंगे। इसमें जो लिखा है यानी एक्स या एच शब्द, ये भी अक्षर जो आ जाते हैं यद क्रिया के अंत में तो उसके बाद भी हम ईएस का प्रयोग करते हैं। और एक वचन कर्ता में यदि वोवेल आ जाता है, किसी क्रिया का अंतिम अक्षर जो वोवेल होता है उसमें भी हम ईएस लगाते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर वोवेल नहीं है तो केवल हम ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे ईएस क्यों जोड़ते हैं, या आपको समझ में आया होगा, यानी ऐसे ईएस इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया में ऐसे ईएस जोड़कर उसे एक वचन कर्ता बनाते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ हम ऐसे ईएस बिल्कुल भी नहीं जोड़ते। देखिए आप एक मैं उदाहरण भी बताता हूँ, सेंटेंस बनाकर आपको समझाता हूँ, आप वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक अवश्य। देखिए यहाँ मैं कुछ आपको सेंटेंस बनाकर उदाहरण समझाता हूँ। जैसे वह आगरा जाती है, वे अपना कार्य करते हैं, मीरा खाना पकाती है, हम स्कूल जाते हैं। देखिए 4 सेंटेंस बनाऊंगा और चारों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। देखिए वह आगरा जाता है, ही जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो टू, वह आगरा जाती है, ही सी गोज टू आगरा, सी गो टू आगरा। देखिए अब हम ये देखते हैं हमारा जो नियम है वह क्या है, यदि हमारा कर्ता या जो सब्जेक्ट है या ड्यूअर है वो कौन सा, एक वचन है, ड्यूअर है क्या है वो एक वचन है, सरल सब्जेक्ट क्या है एक वचन है, कर्ता क्या है यदि एक वचन है। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो उसकी जो हमारी मुख्य क्रिया है उसमें हम एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। अब एस कहाँ जोड़ते हैं, ईएस कहाँ जोड़ते हैं, एस वहां जोड़ते हैं यदि कॉन्सोनेंट आ जाए किसी क्रिया का अंतिम अक्षर, और ईएस वहां जोड़ते हैं यदि किसी क्रिया का अंतिम अक्षर वोवेल आ जाए। तो क्रिया का अंतिम अक्षर क्या है हमारा ओ, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम ईएस, क्या जोड़ेंगे यस, तभी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। इसको भी देखते हैं। देखिए यदि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी ही सी इट दैट या किसी का नाम आ जाता तो वो भी हमारा एक वचन होता है। तो मीरा एक महिला है, खाना पकाती है, कुक माने क्या होता है पकाना, कुक फूड, फूड माने खाना, मीरा कुक फूड। देखिए मीरा एक वचन है तो हमारा जो मुख्य क्रिया क्या है हमारी कुक है, कुक, इसका अंतिम अक्षर जो के है तो के कॉन्सोनेंट में आता है तो उसमें हम ईएस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे केवल एस जोड़ेंगे। तो मीरा कुक्स फूड, मीरा भोजन पकाती है। ऐसे ही वे अपना कार्य करते हैं, ते माने क्या होता है
दे माने वे होता है, डू माने होता है करना, डू अपना की क्या होती है देयर, दे के साथ अपने लिए क्या लगाते हैं देयर, देयर पर, दे डू देयर पर। देखिए अब हम इसमें ये हमारी मुख्य क्रिया क्या है करना, डू माने क्या होता है करना होता है, हम इसमें एस एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि दे क्या है हमारा बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और क्रियाएं हमारी मैंने अभी आपको बताया क्रियाएं सभी बहुवचन में होती हैं, इसलिए हम उसमें एस एस नहीं लगाएंगे। यानी कि ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, हम स्कूल जाते हैं, बी माने हम, बी माने क्या होता है हम ये भी बहुवचन है, और गो माने क्या होता है जाना, गो टू स्कूल, क्या होता है गो टू स्कूल। देखिए ऐसा जो ये वी है, वी बहुवचन है, इसलिए हम इसमें भी एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ओ आया है, इससे कोई मत फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ यह याद रखना है यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया में एस आई एस नहीं लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट एकवचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मुख्य क्रिया में एस आई एस अवश्य लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आज मैंने आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया वह आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसके बाद में भी जो इसके जो भाग होते हैं, यानी कि प्रत्येक जो टेंस होता है उसके 4 भाग मैंने आपको बताए थे, 4 भाग आपने लिखे होंगे, मैं एक बार आपको फिर लिखकर बता देता हूं। जो 4 भाग थे वो पहला था हमारा इंडेफिनिट, पहला क्या था हमारा इंडेफिनिट, दूसरा था हमारा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था हमारा परफेक्ट, और चौथा था हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 भाग आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए ये जो 4 भाग हैं इनके भी जो भाग होते हैं मैं बताऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव होता है वो भी बताऊंगा, इंट्रोगेटिव होता है वो भी बताऊंगा। इंट्रोगेटिव 2 होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, एक डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया, उसकी पहचान, उसकी परिभाषा बताई, उसको किस प्रकार से जान सकते हैं ये बताया, एंड उसके बनाने का तरीका क्या होता है मैंने आपको ये बताया। ये सारी जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि यह आपको वीडियो पसंद आया हो आज की वीडियो को लाइक अवश्य करें, और ज्यादा से ज्यादा उन सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों तक पहुंचाएं जिन्हें इनको समझना है तथा जिन्हें इनकी अत्यंत आवश्यकता है। देखिए पढ़ाते बहुत हैं, सभी अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है समझाने का, लेकिन मैंने जो बताया वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप हमेशा के लिए उसे याद भी रखेंगे। नोट अवश्य कर लेना ताकि आप जीवन में कभी भी भूले ना। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।